चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्मार्ट कृषि पर एक वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने स्मार्ट कृषि पर एक महत्वपूर्ण वेबिनार के इंटरनेट के जरिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। वेबिनार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस भी शामिल हुए। इनके अलावा कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी तथा सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा और कई सरकारी अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस वेबिनार में प्राकृतिक खेती, डिजिटल कृषि, परिवेश प्रणाली सहित 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। रूस ने बुधवार को यूक्रेनी बैंकों और रक्षा, विदेश, आंतरिक सुरक्षा जैसी अहम वेबसाइट पर साइबर अटैक किया। रूसी हमले के मद्देनजर यूक्रेन की संसद ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही यूक्रेन ने अपने 30 लाख लोगों को तुरंत रूस छोड़ने के लिए कहा है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से युद्ध रोकने की अपील की गई है। राजधानी कीव के एयरपोर्ट को खाली कराया गया है। जानकारी मिली है कि यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह ओडेसा पर धमाका हुआ है। गुरुवार सुबह से ही यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं। इससे पहले यूक्रेन के पूर्वी हिस्से और कीव से विस्फोट की खबरें आई थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव का असर अब भारतीय बाजारों में भी दिखने लगा है। दरअसल सोने और कच्चे तेल की कीमतों में काफी तेजी गई है। ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमत $100 के प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है, जो पिछले कुछ सालों में सबसे अधिक है। इसी तरह कॉमेक्स पर हाजिर सोने की कीमतों के साथ सोने के दाम भी बढ़कर $1,900 प्रति औंस हो गए हैं। दुनिया में रूस कच्चे तेल और सोने के शीर्ष उत्पादों में से एक है। ऐसे में उस पर प्रतिबंध से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होगी। इससे भारत भी प्रभावित होगा, जो कच्चे तेल और सोने की जरूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर है। ड्रग्स केस में जमानत पर चल रहे श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली राहत खत्म हो गई है। इसके बाद वह आज मोहाली कोर्ट में पहुंचे, जहां उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद मजीठिया पक्की जमानत के लिए पिटीशन दायर कर सकते हैं। आपको बता दें कि मजीठिया के खिलाफ ड्रग तस्करों के साथ मिलीभगत का आरोप है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद उन्होंने मोहाली अदालत में अंतरिम जमानत की पिटीशन दायर की थी, जो खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कुछ दिनों की अंतरिम राहत मिलने के बाद उनकी पिटीशन खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए 24 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जो कि अब खत्म हो गई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। इसमें करीब 60% से ऊपर वोटिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी जोरों शोरों से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की 2 जनसभाएं हैं। उनकी पहली जनसभा आज कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में, वहीं दूसरी जनसभा प्रयागराज में आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखाने में जुटी हुई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह भी यूपी में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी पहली जनसभा बहराइच के कैसरगंज, दूसरी बहराइच में और तीसरी जनसभा बस्ती के हरैया में आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे आज गुरुवार को यूपी पहुंचे हैं। यहां वह विधानसभा चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे उत्तर प्रदेश में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि शिवसेना ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उनके लिए आदित्य ठाकरे 306 डुमरियागंज सिद्धार्थनगर जिला और 265 कोराम प्रयागराज जिला विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैलियां करेंगे। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर नए विकसित आगमन टर्मिनल पर विमानों का आवागमन गुरुवार तड़के से शुरू हो गया है। इस हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली कंपनी GMR ने बताया है कि दिल्ली हवाई अड्डे के चरणबद्ध विस्तार योजना के तहत T1 के नए आगमन टर्मिनल का निर्माण किया गया है। इस पर विमानों के आगमन की शुरुआत गोवा से आने वाली इंडिगो की 6E6532 से होगी। नए आगमन टर्मिनल के चालू होने के साथ
अब इंडिगो और स्पाइसजेट की सेवाओं को इस पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जबकि प्रस्थान सेवाओं में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हवाई अड्डा कंपनी ने कहा है कि इस टर्मिनल पर यात्रियों के स्वागत के लिए आने वाले लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। T1 के लिए नए आगमन टर्मिनल पर खान पान, बाजार और वाहन खड़े करने की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। देश में अब कोरोना वायरस के बढ़ते मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,148 नए केस सामने आए और 302 लोगों की मौत हो गई। कल बुधवार को 15,102 मामले दर्ज किए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,48,359 हो गई है। वहीं अब तक कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,12,924 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,22,19,896 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस साल चारधाम यात्रा के लिए शुरू किए जाने को लेकर तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख 8 मई तय की गई है। चारधाम यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड प्रशासन में भी हलचलें देखी जा रही हैं। बद्रीनाथ धाम के रूट और मार्ग में सुरक्षा संबंधी तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए चमोली की एसपी श्वेता चौबे पहुंची। उन्होंने बद्रीनाथ धाम के रूट संबंधी प्लान के बारे में चर्चा की, संवेदनशील पॉइंट्स का मुआयना किया और अफसरों को यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि पिछले साल शीतकाल के लिए नवंबर में बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए गए थे और इस साल मई से यह यात्रा शुरू होनी है। राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी 2 साल के बाद सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत वह जम्मू स्थित बड़े सेंटर से करेंगे। डेरे की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार जम्मू में बाबा गुरिंदर सिंह जी की 12 और 13 मार्च को सत्संग करेंगे और वहीं नामदान का प्रोग्राम नहीं होगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण डेरा ब्यास के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले सत्संग प्रोग्राम पिछले 2 सालों से रद्द चल रहे थे। बीते समय में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ने के कारण डेरा ब्यास ने जम्मू, दिल्ली, सहारनपुर में होने वाले निर्धारित सत्संग को रद्द कर दिया था। अब स्थिति कंट्रोल में होने के कारण बाबा गुरिंदर सिंह जी ने फिर से सत्संग शुरू करने का फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जम्मू के बाद अब व्यास में भी सत्संग शुरू हो जाएंगे। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।